Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, इमेज बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लाइक अपने दोनों प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है अपन जो इमेज बेस्ड में अपन मोस्टली ओवरऑल कलेक्ट करते हुए चल रहे हैं कि भाई तो लाइक ड्यूरिंग सर्जरी में क्या यूज में होता है, या फिर कोई डिजीज कंडीशन को आपको इमेज में दिखा देते हैं, फिर उसके बारे में पूछ लेते हैं आपसे कि ये क्या होता है, क्योंकि थोड़ा अपडेट एग्जाम करता रहता है। अपने एक टाइम था जब आपको केवल इमेज इंस्ट्रूमेंट इमेज दिखाई देते थे, एक टाइम बाद में आया जब आपको प्रोसीजर की इमेज दिखाई, एक टाइम और आया फिर आपको वीडियो बेस्ड इमेज एमसीक्यू दिखाई आपको। ठीक है, अभी हो सकता है आपको डिजीज दिखा दे और पूछ ले भाई ये डिजीज में क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो हमें भी इस प्रकार से अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम का क्राइटेरिया कुछ भी रह सकता है। ठीक है, एम्स जो है वो हर बार अपना पैटर्न कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो अपनी क्लास रहती है डेली यूट्यूब के ऊपर। जो भी नए बच्चे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन को दबाते हुए जाइएगा। और टेस्ट सीरीज का मैं आपको बता दूं, हमारी आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे जो आपको लोगो दिख रहा है, यही लोगो से हम क्या कर रहे हैं, हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे आरएनसीसी नाम से, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नोटसेट के लिए टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में हम क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम क्या करते हैं, लाइव टेस्ट रखते हैं मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। उसके बाद में एवरी सैटरडे एंड संडे हम क्या करते हैं, प्री नोट से टेस्ट लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है, और 200 एमसीक्यू के साथ में 1/3 अपने नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो पेपर एकदम एम्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से अपनी टेस्ट सीरीज है और अपनी क्लास भी चलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू कुछ इस प्रकार है आपके पास में, एट्रियल डीपोलराइजेशन इज इंडिकेटेड बाय। ठीक है, आपको क्या पूछा है, एट्रिया का आपको पूछा है डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन इस ईसीजी की इमेज में कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछा गया है। पी वेव जहाँ बन रही है वहाँ पे, क्यू आर एस या कोई टी वेव पे एट्रियम डीपोलराइजेशन कहाँ पे होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ईसीजी का नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि ईसीजी की इमेजेस दी जाती है एग्जाम के अंदर। तो इसमें आपसे पूछ लिया एट्रियम का डीपोलराइजेशन, तो कहाँ पे होगा देखिए। तो इसके अंदर देखिए एक आपके पास में नॉर्मल सिंपल सी एक ईसीजी की इमेज आपको दिखाई दी गई है। अब आपसे पूछ लिया एट्रियम का डीपोलराइजेशन, तो देखिए एट्रिया के डीपोलराइजेशन से क्या बनता है, आपको सबसे पहले में ध्यान में होना चाहिए पी वेव। तो पी वेव कैसे बनेगी, जब एट्रियम का क्या होगा, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये टाइम कितना लगता है इसके अंदर, तो 0.10 सेकेंड का यहाँ पे टाइम लगता है। तो मतलब पी वेव कहाँ पे बनेगी अपनी, तो पी वेव बनती है यहाँ पे। ठीक है, जो ये एक नंबर जो पॉइंट है सबसे पहला, यहाँ पे क्या बन गई हमारी, पी वेव। इसके बाद में देखिए क्यू, अब इसमें क्यू कहाँ पे बनेगा, तो पी के नीचे जो ये वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या बन गया, क्यू। फिर ऊपर क्या बनेगा, आर। इस इमेज पे क्या बनेगा, एस। और यहाँ पे क्या बनता है अपना, टी। तो इस प्रकार से एक अपना नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न होता है जहाँ पे क्या बनता है, पी क्यू आर एस टी की जो इमेज बनती है और उसमें क्या होता है, क्यू आर एस टी। क्यू आर एस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, अब ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से क्या एमसीक्यू बनता है, यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है कितने टाइम के लिए, 0.08 टू 0.10 सेकेंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये क्या बना देता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में देखिए टी वेव, तो टी वेव जो आपको है वो कहाँ पे किस वजह से देखने को मिलती है, तो टी वेव में क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, 0.27 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से एट्रियम में क्या होता है, पी वेव, क्यूआरएस टी एंड टी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टी वेव। तो अपना फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर आपसे क्या पूछा गया, एट्रियल डीपोलराइजेशन का आपको क्या किससे इंडिकेट करोगे, तो
पी वेव के साथ में क्या करते हैं, हम एट्रिया से अपन डिपोलराइजेशन इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डायग्नोज द अंडरलाइंग मेडिकल डिसऑर्डर बाय ईसीजी चेंजेस इन द फोटोग्राफ। आपको जो इस फोटोग्राफ में क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, इसको आपको क्या करना है, डायग्नोस करना है। तो देखिए, हाइपोकैलेमिया की वजह से होगा, हाइपरकैलेमिया की वजह से होगा, या फिर हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होगा, या फिर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होगा। क्या पूछा गया है आपको, मेडिकल डिसऑर्डर है एक, ठीक है, ईसीजी के अंदर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। तो आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस ईसीजी को जो इमेज बताई थी, तो उसके अंदर तो क्या था, टी वेव जो थी वो इतनी ज्यादा ऊपर नहीं थी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। अब यहाँ पे क्या है, टी वेव जो है वो काफी ऊपर उठी हुई देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया, टोल पीक्ड टी वेव। अब टोल पीक्ड टी वेव आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपसे एमसीक्यू पूछा गया है। तो देखिए, टोल टी वेव आपको किस में देखने को मिलेगी, जब पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टोल टी वेव, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है किसके लिए है, हाइपर कैलेमिया। अब हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, सबसे पहले टोल टी वेव जो आपको दिख रही है। अब इसके बाद में यहाँ पे और क्या देखने को मिल सकता है, वाइड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो क्यूआरएस का जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है, पी क्यू आर और ये एस वाला। अब ये कॉम्प्लेक्स आपको कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, प्रोलोंग पी आर इंटरवल, ठीक है। अब देखिए, ये जो पी पॉइंट है और ये इसका आर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का इंटरवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कौन सी कंडीशन के अंदर, तो हाइपर कैलेमिया की कंडीशन। और इसके बाद में, ठीक है, कभी कभी हमें क्या देखने को मिल सकता है, फ्लैट पी वेव, ठीक है। तो एमसीक्यू आपसे बनेगा तो एक इससे बनता है और एक इससे बनता है, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यू लायक आपको टॉपिक है, डायरेक्ट आपको ये देके भी पूछ सकते हैं, और टोल टी वेव किसमें बनती है, ये सीधा सीधा एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केवल ये एक ही आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टी वेव है वो बड़ी भी देखने को मिल रही है, तो मतलब क्या है, हाइपर कैलेमिया, ठीक है। बाकी के यहाँ पे और ज्यादा वाइड देखने को मिलेगा आपको, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीआर इंटरवल भी बड़ा हुआ देखने को मिलेगा, प्रोलोंग लंबा रहेगा, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इसका हाइपर कैलेमिया का। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, वन बाय वन आपको कंप्लीटली सभी की प्रकार की आपको इसीलिए दिखा देता हूँ ताकि आपके रीमेमोराइज हो जाए वापस चीजें। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको इमेज क्लियरली विजिबल हो रही होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ईसीजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कौन से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के कारण, ठीक है। किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होंगे तो किस प्रकार का चेंजेस आएगा ईसीजी के अंदर। तो ये एक आपकी क्या है, फर्स्ट ईसीजी जो है वो क्या है, नॉर्मल ईसीजी की कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद में आपको मैंने क्या बताया, हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन। अब हाइपर कैलेमिया में मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे पीक टी वेव, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक साइन यही है पीक टी वेव, इससे अपन इजीली पहचान पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन इसी से बनता है, ठीक है। अभी अपन डिस्कस करेंगे किसको, हाइपोकैलेमिया को। तो देखो, हाइपोकैलेमिया के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो जिससे एमसीक्यू बनता है, वो क्या है, प्रोमिनेंट यू वेव। यू वेव की प्रोमिनेंसी हो जाना, मतलब यू वेव का बनना कौन सी कंडीशन में होता है, तो हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो देखो यहाँ पे यू वेव बन रही है, ठीक है, और साथ में जो टी वेव थी, ये देखो नॉर्मल इसी के अंदर टी वेव ऊपर थी, और यहाँ पे टी वेव कैसी है, फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे टी वेव कैसी है, फ्लैट। तो फ्लैट टी वेव किसमें देखने को मिलती है, सबसे पहला फ्लैट टी वेव और अपीयरेंस ऑफ यू वेव,
इसके बाद में और क्या साइन देखने को मिलेगा अपने, प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट यू वेव तो अपने को पता लगा ली इमेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आपको या तो आपको फ्लैट टी वेव देखने को मिलेगी या फिर टी वेव कैसी देखने को मिलेगी, स्लाइटली यहाँ से झुकी हुई, फिर बाद में प्रोमिनेंट यू वेव, ठीक है। एक बार इमेज बनाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये अपनी नॉर्मल ईसीजी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। अब हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, या तो टी वेव फ्लैट होगी और आगे जाके यू वेव का बन जाएगा। ये तो हो गया हाइपोकैलेमिया में यू वेव का प्रोमिनेंट होना। अब क्या हो जाएगा कि टी वेव भी क्या हो, स्लाइटली नीचे आ जाएगी और यू वेव भी बन रही है। तो मतलब क्या हो गया, टी वेव फ्लैट फ्लैट से अपन स्लाइटली अपने डिप्रेस भी देखने को मिल सकती है हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन में। बट एग्जाम में क्या बनता है, प्रोमिनेंट यू वेव से एमसीक्यू बनता है, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं अपन हाइपोकैल्सीमिया की। तो देखिए, हाइपोकैलेमिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, तो प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, ठीक है। ये क्यू से लेके ये टी का इंटरवल कितना होना चाहिए नॉर्मली, उससे क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू इससे क्या बनेगा, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। इसके बाद में जब क्यूटी इंटरवल बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके एसटी इंटरवल भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो क्यूटी इंटरवल एंड एसटी इंटरवल दोनों कैसे देखने को मिलेंगे, प्रोलोंग। तो मतलब आपको सिंपल ध्यान में रखना है, हाइपोपो से आप क्या कर सकते हो, प्रोलोंग आप याद कर सकते हो, ठीक है। हाइपर में तो आप क्या कर दोगे, हाइपर कैलेमिया में क्या कर दोगे, टी वेव कर दोगे, हाइपोकैल्सीमिया में प्रोलोंग कर दोगे, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट वन, हाइपर कैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो पी इंटरवल और जो आर इंटरवल है, इन दोनों का लेवल एक तो बढ़ेगा। इसके बाद में इसका देखो, ये क्या है, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा देखने को मिल रहा है आपको, शॉर्ट और डिप्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक देखो एसटी सेगमेंट का क्या हो रहा है, शॉर्टनिंग, इसी के साथ में वाइड टी वेव। बट एमसीक्यू आपसे क्या पूछेगा, यही कि हाइपर कैल्सीमिया में एसटी सेगमेंट है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये एक रास्ता है, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है। अगर आपको कैल्शियम ज़्यादा दे दिया तो आप क्या कर दोगे, इसको जल्दी से क्लियर कर लोगे। लाइक 100 मीटर को आप 1 मिनट में दौड़ते थे, तो अगर आपने कैल्शियम ज़्यादा पी लिया तो इसको क्या कर दोगे, 50 सेकंड में कंप्लीट कर लोगे, या फिर 30 से आधी मिनट में कंप्लीट कर लोगे। तो मतलब ये वाली इसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इसको जल्दी जल्दी टाइम में आपने कम टाइम, मतलब टाइम कम लगा आपको इसमें करने में, मतलब जल्दी हो गया ये काम। तो मतलब क्या हो गया, एसटी सेगमेंट के बीच की जो दूरी थी वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, जब आपने क्या कर लिया, कैल्शियम ज्यादा खा लिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, देखो एसटी सेगमेंट यहाँ पे क्या हो गया, वाइड हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। क्यों खा लिया, क्योंकि आप में कैल्शियम की आप में क्या होगी, कमी होगी। अब जब कैल्शियम की कमी होगी तो आप दौड़ नहीं पाए, और इस 100 मीटर की जो दौड़ को आपने 3 घंटे में पूरा किया, तो मतलब प्रोलॉन्ग लंबा टाइम आपने ले लिया। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं कहेंगे, बट जो इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी होती है उसके अंदर ईसीजी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें मेन मेन अपने ये एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, इमेज आपको नहीं देके डायरेक्ट आपको ये एमसीक्यू सीधा पूछ लेंगे, भाई प्लेट टी वेव किसमें देखने को मिलेगी, तो हाइपोकैलेमिया। एंड टोल टी वेव किसमें देखने को मिलेगी, तो ये हो जाएगा अपना हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो इस प्रकार से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एंड ईसीजी के इमेज देके भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओके, ईसीजी आई होप आपके ठीक हो गया होगा, अब ईसीजी के रिलेटेड आपके डाउट्स कम हो गए होंगे। बाकी आप और अपने स्तर पे इमेजेस देखिएगा तो वो आपके और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अच्छा देखिए, एक कंडीशन और होती है इसमें, वो कौन सी होती है, हाइपर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो ये क्या करता है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को क्या कर देगा, वाइड कर देगा, बड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी वेव, ठीक है, क्यू, तो ये क्या हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को उसने वाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, टोल टी वेव, इसमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। टी वेव भी क्या देखने को मिलेगी, टोल मिलेगी। बट ये एमसीक्यू किसका है, एक चीज किसका आएगा, हाइपर कैलेमिया का। तो ये इसमें इतना नहीं पूछते हैं, जबकि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जरूर पूछते हैं हाइपर मैग्नीशियमिया में। तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
डिफिशियंसी कोजिंग मैनिफेस्टेशन एरोज शोन इन द फोटोग्राफ। यहाँ पे क्या है, एक मैं आपको एरो बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेडनेस देखने को मिली है, ठीक है। अब ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, विटामिन थियामिन की डिफिशियंसी से, या फिर राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से, या फिर विटामिन नियासिन की डिफिशियंसी से, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से। किसकी कमी से ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो देखिए ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि ये किसकी कमी किसी देखने को मिल रही है, राइबोफ्लेविन की कमी से, ठीक है। राइबोफ्लेविन की कमी से ये चीज देखने को मिलती है। अब राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी टू। कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन। अब जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो और क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो शोर थ्रोट, चिलोसिस वाली कंडीशन, ग्लोसाइटिस, ठीक है। तो इस प्रकार की डिसऑर्डर्स अपने को देखने को मिलती है कि विटामिन बी टू की कमी से। अब नेक्स्ट कौन सा विटामिन है, थियामिन। थियामिन को क्या कहते हैं, विटामिन बी वन। अब थियामिन की जब डिफिशियंसी होती है बॉडी में, इसका लेवल जब घटता है तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो मेमोरी लॉस, डिलीरियम, ठीक है। डिलीरियम में कौन से विटामिन की डिफिशियंसी होती है, तो थियामिन की डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, बेरी बेरी, बेरी बेरी में ड्राई एंड वेट। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम। जो एल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनमें थियामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, और क्या हो सकता है, उसको कोर्साकॉफ सिंड्रोम, वर्निक सेंसिटिविटी कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये सारी डिसऑर्डर्स किस में आएगी, थियामिन डिफिशियंसी से। नेक्स्ट आपको कौन सा विटामिन दिया गया है यहाँ पे, नियासिन। अब नियासिन की डिफिशियंसी किसमें होती है, उन पर्सन में जो क्या करते हैं, मेज ईटर्स। मेज ईटर जो मक्के खाते हैं उनमें क्या होता है, नियासिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कौन सी डिजीज कंडीशन अराइज होती है, तो पेलेग्रा। अब पेलेग्रा के अंदर क्या होता है, 3D साइन देखने को मिलते हैं। पहले 3D थे, अभी अपन ने क्या कर दिया, 4D। अब 4D साइन में क्या आएगा, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, एंड लास्ट में अगर ये ट्रीट नहीं होता है तो क्या होता है पेशेंट को, डेथ। अब पेलेग्राम में देखो स्पेशल डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्किन का कलर के साथ नियर नेक के पास में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है, कैसल नेकलेस साइन। किस में देखने को मिलता है, तो कोलेर सॉरी नियासिन के अंदर, ठीक है। नियासिन की कमी किसके किसके अंदर होता है, मेज ईटर्स के अंदर। मेज में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन ज्यादा होता है, तो वो नियासिन के एब्जॉर्प्शन में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। समझने के लिए अपन बात बाकी पेलेग्राफ खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है, ठीक है। अभी टाइम कम है तो मेन मेन अपन टॉपिक देख लेते हैं कि भाई इसमें से क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, विटामिन सी है ये। तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाएगी तो क्या होगी, गम ब्लीडिंग। और ये कौन सा विटामिन है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई एन के। एंड वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, सी एन विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी किस प्रकार के विटामिन है, वाटर सोल्यूबल। तो इनको क्या अपन क्या करना होता है, डेली अपना इंटेक करना होता है, बाहर से अपने बाहर के कोई सोर्स से अपना इंटेक डेली करना जरूरी है। बाकी ये तो अगर इंटेक करेंगे फैट में विजिबल हो जाएगा डाइल्यूट, जब चाहिए होगा तो ये विटामिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्टोर करके रख सकती है अपनी बॉडी, पर इनको स्टोर नहीं कर सकती, तो इनसे कमी होती है तो प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, विटामिन बी टू। नेक्स्ट एमसीक्यू, S2 shown in the photograph is due to,
ठीक है। ये आपको जो S2 दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से, इनरेसिंग ऑफ ब्लड की वजह से, या फिर मतलब ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना, या फिर क्लोजर ऑफ आयोटिक वाल, या फिर आयोटा का जो वाल है आयोटिक वाल उसके क्लोजर से अपने क्या देखने को मिलेगा? S2। अब देखो S2 ये क्या है? एक प्रकार का साउंड वेव है। उस पे मैंने क्या बनाया है? S1 S2 की आपको इमेज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। अभी साउंड वेव को अपन किससे अपन मेजर कर अपन पता लगा सकते हैं? तो फिनोकार्डियोग्राम एक इक्विपमेंट आता है जिससे अपन ये साउंड वेव सुन सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। वहां पे इस कार्डियोग्राम की आप इमेज देखोगे तो इस प्रकार की इमेज ये कार्डियोग्राम बना के देता है कि भाई कितने ड्यूरेशन में से साउंड आ रहा है, क्या है। तो आपसे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि S2 जो साउंड है वो कैसे आएगा, कैसे बनेगा। तो देखिए S2 जो साउंड है वो किसकी वजह से बनता है? क्लोजर ऑफ अओर्टिक वाल। ठीक है, अओर्टा का जो वाल है उसके क्लोजर के साथ में, और उसके साथ में क्या होता है? पल्मोनरी वाल्स की क्लोजिंग के साथ में क्या होता है? S2 साउंड में हियर होता है। ठीक है, सुना जाए। तो S1 साउंड की बात सबसे पहले अपन करते हैं। तो देखिए आपको साउंड समझने से पहले आपको समझना होगा कि हार्ट के कौन से एरिया से कौन सा साउंड हमें सुनने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे हार्ट का। ठीक है, इस प्रकार से अपना हार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं होता है बट और जरा बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है अपने हार्ट के अंदर, बट समझने के लिए। ठीक है, और अपने क्या रहते हैं? ये अपने क्या हो गए? 4 चैम्बर हो गए अपने हार्ट के। ठीक है, और बाद में ये अपना क्या हो गया? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया होते हैं कि भाई अब देखो ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू का बनेगा, इससे इससे भी एग्जाम में एमसीक्यू बनता है कि आयोटिक वाल, आयोटिक साउंड जो है वो कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछ लिया आयोटिक एरिया इनमें से कहाँ पे है। तो देखो जो ये जो हार्ट है इसके बाहर क्या है आपकी? इसके बाहर क्या होता है? रिब्स। ठीक है, इसके बाहर क्या है? रिब्स है। ठीक है, दो क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है, और बाकी ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स के अंदर अपन रिब्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो एओर्टिक एरिया है होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, एओर्टा क्या होता है? इधर से ऐसे निकलते हुए प्रतीत होता है अपने को। आगे जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और यहाँ से जो है वो आर्टरीज वगैरह अपर ट्रंक में, लोअर ट्रंक में, एक्सट्रीमिटीज में पहुंचा रहता है। तो जब कभी भी आपको एग्जामिनर ऐसी इमेज दे दे, लाइक वहां पे तो अच्छी इमेज देखने को मिलेगी आपको, और अब एग्जामिनर बोलेगा कि इसमें आयोटिक एरिया बताओ, तो आयोटिक एरिया कहाँ पे होगा इसका? जब आप आयोटिक एरिया का आपको साउंड सुनना तो आप कहाँ से सुनोगे? तो यहाँ वाले, इस वाली जगह से आप क्या करोगे? ये कौन सा एरिया हो जाएगा? अओर्टिक एरिया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपसे वो बोल दे कि आपको पल्मोनरी एरिया बताओ हार्ट का, आपको पल्मोनिक साउंड सुनना है, तो देखिए पल्मोनिक साउंड क्या होता है? यहाँ से क्या होती है? अपने पल्मोनरी वेंस वगैरह, आर्टरीज वगैरह ये यहाँ से निकल रही होती है। तो ये तो क्या मैंने थोड़ा दूर बना दिया, बट ये यहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और इसका साउंड हमें कहाँ सुना देता है? यहाँ से। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये थोड़ा इमेज में थोड़ा ऊपर बन गया है आउटा का। ठीक है, आर्च ऑफ आउटा थोड़ी ऊपर बन गई है मेरे से, जबकि ये एरिया कौन सा होता है? यही वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन हम क्या कहते हैं? पल्मोनिक एरिया। ठीक है, दो एरिया बन गए। ठीक है, अब एमसीक्यू क्या बनता है? मिट्रल और एपिकल एरिया। अब देखो मिट्रल एरिया का साउंड आपको कहाँ पे सुनाई देगा? तो ये वाला जो साउंड होता है यहाँ पे आपको क्या सुनाई देता है? मिट्रल साउंड। ठीक है, मिट्रल साउंड आपको कहाँ सुनाई देगा? यहाँ पे मैं आपको साउंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको साउंड कहाँ सुनाई देगा, तो आपको कहाँ टच करना हो तो आप एओर्टिक साउंड सुन पाओगे, कहाँ टच करोगे तो आपको मिट्रल साउंड सुन पाओगे। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि ट्राइकस्पिड वाला साउंड सुनना है हमें, तो ठीक है,
ट्राइकस्पिड वाला वाल वाला साउंड सुनना है तो ये इधर क्या होता है, ट्राइकस्पिड साउंड। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, हार्ट के एरिया को अपन डिफाइन करते हैं, जगह अलग अलग जगह से अपन क्या करते हैं, हार्ट साउंड अपन सुनते हैं। देखिए तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले S1, S1 साउंड। अच्छा, अब एग्जामिनर आपसे और अच्छा, और ये तो हो गई चलो एरिया की बात। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले, साइट पूछ ले कि भाई आपकी एओर्टिक एरिया बताइए, तो एओर्टिक एरिया किधर होता है, आवर राइट साइड। ये कौन साइड है, राइट साइड में है। कहाँ पे होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के पास में एंड स्टेरनम के पास में। ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड स्टेरनल के पास में क्या रहता है, एओर्टिक एरिया। ये आप ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा गया है यहाँ से भी। अब नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप तो पल्मोनरी वॉल के बारे में बताओ कि ये कहाँ पे होगा, तो ये भी इसके अपोजिट ही होता है। तो ये क्या होंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट साइड में होगा। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सर आप तो बताइए मिट्रल वॉल के बारे में, नहीं मिट्रल वॉल नहीं, मिट्रल साउंड के बारे में। अब आप बता दो कि मिट्रल एरिया कहाँ होता है, मिट्रल साउंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और साथ में मिड क्लेविकुलर लाइन पे। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे क्लेविकल होती है, क्लेविकल बोन होती है अपनी यहाँ पे आगे जाके ह्यूमरस बोन से कनेक्ट होती है। अब इस क्लेविकल बोन से अपन क्या करेंगे, एक मिड क्लेविकुलर अपन क्या करेंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे। तो ये तो क्या हो गया, मिड क्लेविकुलर लाइन बना देंगे और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 3 4 5। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स इंटरकोस्टल के पास में क्या रहेगा अपना ये मिट्रल साउंड अपन यहाँ से सुन सकते हैं, और मिट्रल एरिया कहते हैं इसको हम। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले आप तो हमें ट्राइकस्पिड एरिया के बारे में बताओ, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये डायरेक्ट अपन कहाँ से, देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्टेरनम। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, स्टेरनम। अब स्टेरनम के जो जिपोइड एरिया होता है, जिपोइड एरिया पे अपन क्या सुन सकते हैं, ट्राइकस्पिड एरिया इसको अपन कहते हैं। तो ये अपने 4 एडिशनल एमसीक्यू और ये अपने 4 एडिशनल एमसीक्यू और ये इतने सारे एमसीक्यू बन गए अपने एक ही टॉपिक के अंदर। ठीक है, एमसीक्यू इमेज बेस्ड भी पूछ सकता है, एमसीक्यू आपके थ्योरी के हिसाब से भी पूछ सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से। अब हम बात करते हैं अपने साउंड के। तो इस साउंड को सुनने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक अपन क्या करेंगे, ये अपन हार्ट बना देते हैं। अभी अपन थोड़ा समझने के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो वाल होता है इसे हम क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। अब देखो फर्स्ट साउंड कब आएगा, ये साउंड का सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन में अपन क्या करते हैं, तो लब, लब क्या होता है, फर्स्ट साउंड। अब ये कब देखने को मिलता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बोथ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स। ठीक है, दोनों ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स बंद होते हैं, तब क्या होता है, लब साउंड, मतलब एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे। या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल के जो क्लोजर पे क्या साउंड आता है, लब साउंड। तो फर्स्ट वन वाला साउंड कौन सा हो गया, लब साउंड, और सेकंड वन वाला aortic वॉल और पल्मोनिक वॉल, इन दोनों की क्लोजर पे कौन सा साउंड आएगा, डब साउंड। ठीक है, इसे हम कौन सा साउंड देते हैं, डब। ठीक है, तो ये कुछ साउंड्स के बारे में बात है, और बाकी देखो और भी आगे चीजें होती है। थर्ड हार्ट साउंड आता है, रैपिड फीलिंग फेज आती है, स्लो फीलिंग फेज आती है, एट्रियल सिस्टोल कैसे होता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये सिस्टम। ठीक है, तो एक क्लास में अपन समझ नहीं पाएंगे, तो जब कभी थियरी क्लास लगेगी, हम जब करेंगे शुरू, तब आ जाना, तब अपन इसको, अगर कोई बच जाता है, मैं चाहता हूँ सभी के सभी नोट सेट में लग जाओ जो भी, या भी आरएनसीसी के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, केस सीरीज जो जिन्होंने लिए, मेरी तो यही विषय है कि आप सभी लग जाओ। ठीक है, बट बाकी जब कभी समझाएंगे तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो न्यू हो, तो जब हम कोचिंग शुरू करेंगे, ऑनलाइन ही, ऑफलाइन का आप नहीं देखेंगे, तो वहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो। ठीक है, और बाकी देखो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक और जरूर कीजिए, कमेंट जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये। इंस्ट्रूमेंट आपको इमेज में दिखाया गया है, ऑप्शन में बताता हूँ, एलिज फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप, एपिशोटोमी फोर्सेप और सर्जिकल सीजर। अभी अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ समझाने लायक होता नहीं है। तो देखिए ये कौन सी फोर्सेप है,
तो सॉरी ये कौन सी सीजर है, तो ये सीजर को हम क्या कहते हैं, एपिसियोटोमी सीजर। ठीक है, एपिसियोटोमी सीजर हम इसको कहते हैं। तो देखो एपिसियोटोमी क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में जरूर देख लेते हैं, क्योंकि जब आपको सीजर बता दी है तो एपिसियोटोमी को क्यों छोड़ें। तो देखो एपिसियोटोमी से फर्स्ट वन एमसीक्यू बनेगा, तो क्या बनता है कि एपिसियोटोमी से किस प्रकार की पेरिनियल टीयरिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, किस प्रकार की पेरिनियल टीयरिंग, देखो ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी क्या देखने को मिलता है, पेरिनियल टीयरिंग तो होगी ही होगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो बाकी डिस्कस नहीं करूंगा, एपिसियोटोमी से क्या एमसीक्यू बनेगा वो डिस्कस करूंगा। तो एपिसियोटोमी से किस प्रकार की पेरिनियल इंजरी होती है, तो सेकंड डिग्री पेरिनियल इंजरी, एमसीक्यू बहुत बार बना हुआ है, ध्यान में रखना। इंसिजन कहां पे लगाएंगे, तो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल पे हम क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 1% लिग्नोकाइन का यूज करते हैं इंसिजन से पहले, ताकि एनेस्थेसिया दिया जाए। अब इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, वाइक्रिल 20 से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सूचर कर सकते हैं। वाइक्रिल किस प्रकार का सूचर होता है, एब्जॉर्बेबल। एक दिन आपकी सूचर की भी क्लासेस लगाएंगे और सूचर के टाइप भी बताएंगे, किस प्रकार से क्या सूचर लगता है। ठीक है, तो ये हो गया एपिसियोटोमी से रिलेटेड। अब देखिए टाइप से क्या एमसीक्यू बनता है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी, तो मोस्ट कॉमन टाइप एपिसियोटोमी कौन सी है, मीडियो लेटरल। अब पूछ ले आपको सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, तो ये कौन सी होती है, मीडियन। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बाद में जे शेप की भी देखने को मिलती है, इस प्रकार से एपिसियोटोमी होता है। तो देखिए अगर ये आपकी क्या है, वेजाइना है। अब वेजाइना का ये हो गया कौन सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट, और ये हो गया कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट। अब वेजाइना के नीचे क्या है, एनस। अब एनस के साथ में अपना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो ये कौन सी होती है, मिड लाइन। मिड लाइन कौन सी होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन। अब मिड लाइन से अपन क्या करते हैं, लेटरल, लाइक मीडियम और लेटरल साइड में अपन क्या करते हैं, लगाते हैं क्या, कट एपिसियोटोमी से। ये होता है कौन सा, मोस्ट कॉमन, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया एपिसियोटोमी, इसके बारे में इसके अलग यहाँ पे एमसीक्यू नहीं देते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में इसको करते हैं भाई, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो है एपिसियोटोमी की जाती है। ठीक है, इतने ही एमसीक्यू बनते हैं एपिसियोटोमी से। अब अपन बाकी की इमेज देखते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट वन आपको इमेज दिखाई गई है, दिस इज नोन एज एलिस फोर्सेप। ठीक है, एलिस फोर्सेप में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे, कुछ कांटे टाइप में जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ कटिंग जैसा। तो ये बेस्ट काम क्या होता है इसका, ग्रेस्प करना, कोई भी चीज को अच्छे से पकड़ के रखना, क्या करेगी, एलिस करती है। ठीक है, अब नीचे देखिए आर्ट, इसके अंदर ये कौन सी अपनी स्ट्रक्चर है, दिस इज द आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, अब आर्टरी फोर्सेप कर्व्ड भी होती है, स्ट्रेट भी होती है, दोनों की। अगर यहाँ से आगे से मुड़ी भी रहती तो कर्व्ड होगी, स्ट्रेट होगी तो स्ट्रेट वाली होगी। नेक्स्ट, दीज आर द सीजर्स। ये कौन सी है, जनरल सीजर। ठीक है, इतना अपन काम में, मतलब ड्यूरिंग मेडिकल में अपन क्या लेते हैं, मायो सीजर अपन काम में लेते हैं, और मेड सीजर काम में लेते हैं। मेड सीजर कौन सी होती है, टिश्यू कटिंग। मायो सीजर क्या होती है, सूचर कटिंग। ठीक है, सूचर कट करते हैं इनसे। और ये कौन सी है, टिश्यू, क्योंकि आगे से काफी फाइन है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना सीख जाना। ठीक है, इमेज और अपनी तरफ से भी और भी देखना, और अच्छे से जूम करके फुल एचडी वाली इमेज डाउनलोड करना, उसको देखना। तो ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द स्किन कंडीशन शोन इन द पिक्चर इज नॉन एज। इस पिक्चर में आपको जो है लेग्स के ऊपर जो इस प्रकार की स्किन यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये इमेज आपको दिखाई गई है, तो इसका रीजन क्या है, एकाइमोसिस है यहाँ पे, या फिर इकथाइसिस है, या फिर वार्ड है, या फिर पिटेकिया है। एकाइमोसिस, इथायोसिस, वार्ड, या फिर टेकिया। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, ये कौन सी कंडीशन है, इथायोसिस। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसे हम क्या कहते हैं,
फिश स्किन डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है, पर्सन की जो स्किन होती है वो कैसी हो जाएगी, फिश की स्किन जैसे होती है, सल्क जैसा बन जाता है, फिश की स्किन पे हार्ड हो जाती है और इसे स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज। ज्यादा नहीं देखना, बस इमेज क्या होती है ये अपनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमेज कई बार डर्मेटोलॉजी की भी इमेज दे सकता है एग्जामिनर। इसके बाद में देखिए क्या है, अकायमोसिस। अकायमोसिस क्या होता है, वार्ड क्या होता है एंड टेकिया क्या होता है, इनकी भी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इस इमेज में आप देखिए ये जो पर्सन है, ठीक है, इसके जो क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिला है। अब ब्लूइश डिस्कलरेशन किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रावासेशन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यू। अब कोई भी टिश्यू में इंजरी हो गई, इंजरी होने की वजह से सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर क्या हो गया, ब्लड का एक्स्ट्रा वासेशन हो गया, मतलब अपनी ब्लड यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो गई सबक्यूटेनियस टिश्यू में, समझ नॉर्मल वे में समझने के लिए, तो यहाँ की स्किन क्या हो जाएगी, ब्लूइश। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एकाइमोसिस। ठीक है, ये क्या हो गया, एकाइमोसिस वाली कंडीशन। अब देखिए नीचे ये कंडीशन कौन सी है, वार्ट। ठीक है, ये क्या है, वार्ट है। वार्ट क्या होते हैं, स्मॉल कोई भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन की वजह से वहां पे क्या देखने को मिलती है, स्मॉल नॉन कैंसरियस ग्रोथ, इसे हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। ठीक है, लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, वॉट बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ड्यू टू वायरस वॉट बने हैं, बट ये कोई किसी प्रकार की कैंसरियस कंडीशन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, ये जो कंडीशन आपको दिखाई गई है, इनको देखो, बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि टेकिया क्या होता है, परपुरा क्या होता है। तो देखो परपुरा के अंदर क्या होता है, थोड़े लार्ज अपने यहाँ पे जो है वो रेडियस एरिया अपना बनता है, और टेकिया के अंदर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल यहाँ पे जो है वो स्किन के ऊपर यहाँ पे ये अपने दाने दाने दिखते हैं ब्राउनिश रंग के। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, टेकिया। टेकिया किस लिए बनता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्लेटिलेट। अपनी जो बॉडी के अंदर प्लेटिलेट की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, टेकिया। इसके बाद में क्या, इससे परपुरा। परपुरा क्या होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि स्किन के अंदर जो है वो ब्लड वगैरह सुपरफिशियली स्किन के अंदर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी अपन डिफ्रेंशिएट करने में क्या करते हैं, अभी देखो इसमें डिफ्रेंशिएट करने में आपको समझा, ये इमेज आपको दिख रही होगी। अब जब आपको देखो स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, यहाँ पे देखो पटेकिया बने हुए हैं। ठीक है, इनका जो डायमीटर कितना होता है, इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 to 2 mm के डायमीटर के अंदर होते हैं, ये क्या छोटे होते हैं। अब इसके बाद में बना क्या, परपूरा, इससे ये थोड़ा बड़े डायमीटर के अंदर अपने को देखने को मिले, तो 3 more than 3 mm। इसके बाद में लास्ट में क्या बन गया, एकाइमोसिस, तो मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर या इससे भी बड़े, इनको हम क्या कहते हैं, एकाइम। सब में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वासेशन ऑफ ब्लड। सभी में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वासेशन ऑफ ब्लड, वो भी कहाँ पे, सब क्यूटेनियस रीजन के अंदर। ओके, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, कि इन तीनों में डिफरेंशिएट। देखो कई बार मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे भी डाउट्स होते थे। ठीक है, तो मैं क्या करता था, इन सब चीजों को एक साथ करके पढ़ने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम के अंदर कोई आपके डाउट नहीं रहते। अभी जब अभी डाउट है, क्लियर भी हो जाएगा। एग्जाम के अंदर कोई डाउट रह गया तो वो फिर आपका क्वेश्चन गलत करके जाएगा, या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई दिस ट्यूब शोन बिलो। ये आपको जो ट्यूब दिख रही है, ये कौन सी ट्यूब है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सैंगस्टेकन ट्यूब है, फ्रेका ट्यूब है, राइस ट्यूब है, या फिर मिनेसोटा ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है ये। तो देखो ट्यूब का डिफरेंशिएट आप किस प्रकार करोगे, तो ये आपको एक ट्यूब दिखाई देगी। सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, सैंगस्टेकन है, फ्रेका है, राइस ट्यूब है, मिनेसोटा है। इसके बाद में अगर आपको ये आइडिया हो गया
कि भाई आपने दो ऑप्शन आपने एक्सक्लूड कर दिया, फिर आपके पास में बचे दो ऑप्शन। फिर आप देखो कि इसमें कितने ल्यूमन होते हैं। इसमें आपको 3 ल्यूमन बताया गया है, ठीक है। तो 3 ल्यूमन वाली ऐसी कौन सी ट्यूब है, तो वो कौन सी ट्यूब अपनी रहेगी, तो सेंगस्टेकन ल्यूमन। अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट, सेंगस्टेकन ल्यूमन, सेंगस्टेकन ट्यूब। अब सेंगस्टेकन ट्यूब देखो, एक मेडिकल कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, इसोफेजियल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। इसोफेजियल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में क्या आती है, वेरिसेस, ठीक है। इसोफेजियल वेरिकस वाली कंडीशन में क्या होती है, इसोफेजियल ब्लीडिंग होती है। इस कंडीशन में हम दो ट्यूब्स का यूज में करते हैं। एक ट्यूब कौन सी होती है, सेंगस्टेकन, एंड दूसरी ट्यूब कौन सी होती है, मिनेसोटा। तो देखिए सेंगस्टेकन ट्यूब, आपको ये सेंगस्टेकन ट्यूब के मैंने आपको बताया है, इसमें क्या होते हैं, 3 अपने ल्यूमन होते हैं, ठीक है। 3 ल्यूमन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब फर्स्ट ल्यूमन क्या करता है, इसोफेगस में, ये देखो ये वाला पार्ट है, ये कहाँ पे रहता है, इसोफेगस के अंदर, इसोफेजियल बैलून। इसको इन्फ्लेट करने में काम आता है। फर्स्ट लाइक अगर सपोज अपन देख लेते हैं, ये वाले ल्यूमन का क्या काम हो गया, इसोफेजियल बैलून को क्या करता है, इन्फ्लेट करता है। सेकंड वन, अब सेकंड वन में क्या आएगा, स्टमक बैलून को इन्फ्लेट, जैसे छोटा आपको बैलून दिख रहा है, ये कौन सा हो गया, स्टमक। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टमक बैलून इन्फ्लेट। एंड थर्ड वन पोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा होता है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट, ठीक है। गैस्ट्रिक, ये तो तीनों काम करती है, कौन सी ट्यूब है ये, मिनेसोटा, सॉरी सेंगस्टेकन। अब जो मिनेसोटा ट्यूब होती है, इसमें क्या होते हैं, 4 ल्यूमन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ल्यूमन से अपन क्या कर सकते हैं, साथ साथ में इसोफेजियल एस्पिरेशन भी अपन कर सकते हैं। बाकी ये तीनों पोर्ट होंगे, एक पोर्ट और कौन सा होगा, इसोफेजियल। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, केवल और केवल गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करते हैं, और स्टमक बैलून को अपन क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन्फ्लेट तो कर सकते हैं, साथ में इसोफेगस से भी जो भी निकलता है लिक्विड वगैरह, ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, जमा हो गई है वहाँ पे, तो एस्पिरेशन के चांस होते हैं, तो उसको भी अपन यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये कौन सी होगी, मिनेसोटा। तो ये वाला टाइप कौन सा है, मोस्ट कॉमन यूज कौन सी होती है, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। अपन ये किसके टाइप पढ़ रहे हैं अभी, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसको हम क्या कहते हैं, राइस ट्यूब भी हम कहते हैं। तो देखिए अभी आपके पास में दोनों इमेज दिख रही है, और दोनों ही इमेज किसकी है, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब की इमेज है। तो यहाँ पे क्या है, 3 पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट इसोफेजियल बैलून पोर्ट, सेकंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, थर्ड गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट, ठीक है। इसके बाद में देखो ये आगे वाला पोर्ट कौन सा मैंने आपको बताया, गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट है। पीछे वाला जो पोर्ट है वो क्या है, इसोफेजियल बैलून पोर्ट है, ठीक है। बाकी सेम ही है, बाकी इसमें नाम यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं अलग से। दोनों ही कौन सी है, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि ऑलवेज टेक नाइफ या फिर सीजर्स नियर बाई टू पेशेंट। ये किसके लिए, जब कभी भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इसको ना, अब आप देखो इसको भी क्या, इसमें क्या रहता है, एयर भरी हुई रहती है, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली एयरवे पे भी प्रेशर डालता है। जब कभी भी पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, तो इंस्टेंट इसको अपन क्या कर सकते हैं, कट करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। कट करेंगे तो इंस्टेंटली वो जो एयर है वो रिलीज हो जाएगी, तो पर्सन की जान बच सकती है। तो आपको हमेशा ये जो प्रोटोकॉल है आपको पास में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आरटी ट्यूब, राइस ट्यूब की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक, एक्सरे से आप असेस कर सकते हो, ठीक है। टिप ऑफ नोज टू जीपॉइड प्रोसेस, टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब, ईयरलोब से कहाँ से, जीपॉइड प्रोसेस, ये तो सबको पता है। इसके बाद में इसकी पोजीशनिंग ड्यूरिंग इंसर्शन, इंसर्शन के टाइम पे पोजीशन क्या देनी है, तो सबसे पहले सीटिंग या फिर हाई फॉलर पोजीशन। अब क्या करोगे, उसको बोलोगे कि सर आप अपना हेड को क्या कर लो, फ्लेक्स कर लो,
अब फ्लेक्स करने के बाद में क्या कर लो, लीन कर लो फॉरवर्ड, आगे की साइड में थोड़े झुक जाओ। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपका एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे जाएगा, गैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपके ये ट्यूब चली जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्यूब नहीं जाएगी। अब देखिए एक बार एम्स पटना के अंदर यहां से एमसीक्यू आया था कि लेंथ कितनी होती है नॉर्मल एनजी ट्यूब की, तो वहां पे क्या आंसर रहा अपना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यूजुअली लेंथ कितनी अपन लेते हैं, 35 टू 40 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ किसकी कहां तक है, तो नोज टू जीपोइड प्रोसेस। ये एग्जाम में एमसीक्यू पूछा था, एमसीक्यू में ये था कि एनजी ट्यूब के अंदर नोज टू जीपोइड प्रोसेस की लेंथ कितनी होती है, तो 40 सेंटीमीटर। अब देखिए एनजी ट्यूब फीडिंग से अपन दो प्रोसीजर करते हैं, एक होता है गेवाज, दूसरा होता है लेवाज। गेवाज में क्या होता है, फूड को देना, और इसमें क्या करते हैं, फ्लूइड को बाहर निकालना, गैस्ट्रिक लेवाज एंड गैस्ट्रिक गेवाज। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, बिफोर फीडिंग शुड चेक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ स्टमक। हमें क्या करना है, रेसिडुअल वॉल्यूम को चेक करना है जब कभी हमें एनजी ट्यूब से फीडिंग करते हैं तो। अब अगर ये रेसिडुअल वॉल्यूम आपको कितना देखने को मिला, मोर देन 100 ml, और कुछ बुक में क्या दिया गया है, मोर देन 50 ml। अब इन दोनों सिनेरियो के अंदर क्या करना है, होल्ड द फीडिंग। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स, आप एनक्लेक्स बुक से पढ़ते हो तो एनक्लेक्स के अंदर कितना दिया गया, 100 ml। अब 100 ml तक अपना रेसिडुअल अगर वॉल्यूम आपको मिला है तो फीडिंग आपको तब नहीं देनी है। और दूसरा एमसीक्यू क्या क्या बनता है, रेसिडुअल वॉल्यूम नॉट टू बी डिस्कार्ड। रेसिडुअल वॉल्यूम को कभी डिस्कार्ड नहीं करना है, क्यों, वापस को क्या करना है, वापस स्टमक के अंदर इंसर्ट करना है। अगेन इंसर्ट वॉल्यूम टू स्टमक। प्लीज आप देखो, आपको कई बार क्या होता है, मेरे जो मैं लिख रहा हूँ उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट मैं जो बोलता हूँ वो अगर बोलते बोलते अगर आप देखोगे ना, समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आप देखो, टाइम कम है, ठीक है, और 40-50 मिनट के अंदर आपको इतने सारे एमसीक्यू बताने होते हैं, तो देखो इम्पॉसिबल है कि आपको अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में आपको नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो देखो इंसर्ट इंसर्ट करना है वापस स्टमक के अंदर, और वेट करना है कितना, 30 मिनट का। उसके बाद में आपका करना है फीडिंग देनी है। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एनजी ट्यूब से रिलेटेड एमसीक्यू पूछते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है, चेंज द आरटी ट्यूब एवरी 7 डे से आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब आरटी से एक ट्यूब और है ईटी ट्यूब, ये कितने दिनों से चेंज करनी होती है, 21 डेज से। ठीक है, 21 डेज तक अपन जो है वो समझ सकते हैं, 14 टू 21 डेज तक इसका क्या रहता है, टाइम रहता है। इसके बाद में आपको डालनी है तो क्या डालोगे आप, टेकोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, तो मेनली 41 टू 21 डेज तक आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 डेज। अब जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये वाली, ये कौन सी ट्यूब है, दिस इज फ्रेका ट्यूब। तो देखिए फ्रेका ट्यूब क्या है, एक तो लेंथ में थोड़ी लंबी है, पतली है, तो ये कहाँ तक जाएगी, जेजुनम पार्ट तक। अगर आप देखो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जेजुनम पार्ट तक नहीं जाती है, तो फ्रेका ट्यूब तक कहाँ पे जा सकती है, जेजुनल फीडिंग। अगर स्टमक में भी फीडिंग नहीं डालनी है, आपको फीडिंग किसमें प्रोवाइड करनी है, डायरेक्ट जेजुनम के अंदर, तो आपको कौन सी ट्यूब डालनी होगी, फ्रेका ट्यूब। ऑल्सो हेल्प इन गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन, गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन में भी हेल्प करती है कौन सी ट्यूब, फ्रेका ट्यूब। नेक्स्ट आपको जो इमेज दिखा रहा हूं मैं, ये कौन सी इमेज है, दिस इज द मिनेसोटा। जो मैंने आपको बताया था इसोफेजियल वेरिसेस वाली कंडीशन में, यहाँ पे क्या होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है, इसोफेजियल बैलून, और ये वाला पार्ट कौन सा है, गैस्ट्रिक बैलून। मैंने सेंस टेकन में क्या था, गैस्ट्रिक बैलून छोटा था, उसके बाद में इसोफेजियल बैलून, इतना ही यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे इसोफेजियल बैलून भी बड़ा रहता है,
और 4 पार्ट इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको जो इमेज दिख रही है ये कौन सी इमेज है, राइस ट्यूब। अब राइस ट्यूब के जो कलर है यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, तो ये आपके सामने हो गए कलर, ठीक है, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ऑरेंज, रेड एंड येलो। तो ये क्या है, राइस ट्यूब। उसके बाद में इन्फेंट फीडिंग ट्यूब भी आती है, ठीक है, वो IFT, वहां पे थोड़ा अलग कलर कोडिंग चलती है, तो वो भी अपन कभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अच्छा 2 इमेज और है, ये कौन सी ट्यूब है, लेविन ट्यूब, और ये कौन सी ट्यूब है, स्लैम्पसन ट्यूब। दोनों का काम क्या है, सक्शनिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक रीजन। गैस्ट्रिक रीजन से अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग की प्रोसेस कर सकते हैं इनके साथ में, ठीक है, डायरेक्ट सक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे इस जगह से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो एयरवे वेंट है, दूसरा सक्शन यहाँ पे कर सकते हैं दोनों से। तो ये दोनों किस प्रकार ट्यूब है, फीडिंग ट्यूब नहीं है ये दोनों। एग्जाम में आपसे एमसीक्यू पूछेंगे कि स्लैम्पसन ट्यूब या लेविन ट्यूब किस प्रकार की ट्यूब है, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ फीडिंग ट्यूब, दीज आर सक्शनिंग ट्यूब। गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए काम में आती है कौन सी, लेवाइन ट्यूब और स्लैम्पसन ट्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस शोन इन द फोटोग्राफ। अब जो ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये क्या है, आईवी ट्रांसफ्यूजन सेट है, आईवी कैनुला है, स्काल्प वेन है, या फिर राइस ट्यूब है। तो राइस ट्यूब तो हमने पढ़ लिया, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे नहीं होगा। आईवी ट्रांसफ्यूजन सेट, आईवी सेट आप सबने देखा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आईवी कैनुला हो सकता है और स्काल्प वेन हो सकती है, तो आईवी कैनुला भी आपने देखा है, तो आईवी कैनुला भी ये नहीं है। तो कौन सा है ये, स्काल्प वेन, ठीक है। यहाँ पे नीडल लगी रहती है और डायरेक्ट यहाँ से अपन क्या रहता है, ये इसका बटरफ्लाई है, इसको अपन बटरफ्लाई कैनुला भी कहते हैं, और यहाँ से इसकी क्या ट्यूबिंग है, ये ट्यूबिंग क्या करती है, डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इस ट्यूबिंग को आईवी सेट से अपन असेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्काल्प वेन। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये कौन सी है, स्काल्प वेन। तो यहाँ पे क्या है, इसके देखो विंग्स होते हैं, ट्यूब्स है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या है, कैनुला, नीडल लगी रहती है यहाँ पे, ठीक है। नीडल डिटेच नहीं होती है, जैसे जिस प्रकार से अपन नॉर्मल कैनुलास के अंदर नीडल बाहर निकाल लेते हैं, प्लास्टिक का पार्ट अंदर छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि नीडल यहाँ से डिटेच नहीं होती है, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या लगे, प्लास्टिक की कैप लगी रहती है, और यहाँ पे क्या है, ल्यूक लॉक कनेक्टर है, ल्यूअर लॉक कनेक्टर। ये यहाँ पे क्या एग्जाम में एमसीक्यू बना हुआ है कि ल्यूअर लॉक कनेक्टर कहाँ रहता है, तो ये कहाँ रहता है, अपने आईवी सेट से अपन जो कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूअर लॉक कनेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, ऑरेंज कलर का दिखाया गया, तो ये कितने नंबर का है, 25 गोज स्काल्प वेन सेट, या फिर इन ल्यूअर लॉक के अंदर आते हैं स्काल्प वेन वाले ये। नेक्स्ट आपको दिखाया गया ये क्या है, आईवी सेट। आईवी सेट का ये क्या है, ड्रिप चैम्बर है, नीडल, ल्यूअर लॉक, यहाँ पे भी कनेक्टर होता है, इंजेक्शन साइट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक। यहाँ पे अपन क्या रहते हैं, बोतल के अंदर इसको स्पाइक को डाल देते हैं, ट्यूबिंग है, सक्शन फिल्टर है, रोलर क्लैंप है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, फीडिंग अपन ट्रांसफ्यूजन टाइम वगैरह, ड्रिपिंग टाइम वगैरह वो अपन सेट कर सकते हैं रोलर क्लैंप से। तो अभी आपके सामने क्या है, कैनुलाज, इनको हम क्या बोलते हैं, आईवी कैनुला। अब आईवी कैनुला को आपको समझने के लिए आप ये देखो, आप ये डायग्राम समझ सकते हो, इस डायग्राम में आपको किस प्रकार से समझाया गया आईवी कैनुला, ठीक है। सबसे नीचे क्या होता है, देखो आपके जब पृथ्वी की आप संरचना देखते हो, तो सबसे नीचे क्या है, मैग्मा। मैग्मा अपन बोल सकते हो, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं लावा। अब लावा किस प्रकार का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। तो इसको हमने क्या कह दिया, ऑरेंज कलर का। सबसे ज्यादा क्या मिलता है अपने पृथ्वी में, नीचे अंदर कोर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा लावा मिलेगा। तो ये इसका डायमीटर, जितना कम डायमीटर होगा उतना ज्यादा यहाँ पे, उतना लाइक जितना बड़ा डायमीटर होगा, गोज में अपन देखें नंबर उतने कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑरेंज कलर का क्या रहता है, 14 कलर। और ये ध्यान में रखना, फ्लो रेट यहाँ से पूछी जाती है भाई, इसलिए मैं आपके पास में इमेज लाऊं ताकि आपका सब कुछ इस एक में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और मैसिव ट्रोमा वाली कंडीशन में क्या करते हैं, फ्लूइड रिसैचुरेट करना होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ऑरेंज कैनुला का यूज में लेते हैं। अब ये तीनों चीजें जो किस में आती है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, इनमें काम में लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लो ग्रे कलर का, इससे क्या लेते हैं, 180 लीटर अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, ट्रोमा सर्जरी, लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन करना हो तो। यहाँ से क्या है, ग्रीन। अब ग्रीन से क्या है, कितने नंबर का, 18 नंबर का, 90 ml से एमसीक्यू पूछा गया है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अपन किसका यूज में करते हैं, तो ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। इनके बीच में एक कैनुला और आता है, उसको अपन, ये कौन सा होता है, व्हाइट नंबर और 70 नंबर, ठीक है। इसके बाद में क्या आपको दिया गया, पिंक नंबर का कैनुला। तो देखिए लावा के बाद में क्या आ गया, चट्टाने, रॉक्स। अब रॉक्स किस प्रकार की होती है, ग्रेस कलर की होती है ना,
इसके आप इस प्रकार याद कर सकते हो। फिर चट्टानों के ऊपर क्या आ गए, पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए, तो ये क्या हो गए, ग्रीन कलर का और 18 नंबर का, ठीक है। आपको नंबर बढ़ाते हुए जाना है, इसे इंक्रीज करते हुए जाना है, 2-2 नंबर। इसके बाद में क्या आ गया, बैलून आपने देखा होगा, ठीक है, एरो बैलून, जिसके अंदर वो गैस वगैरह निकलती है और हवा में उड़ते हैं लोग, ठीक है। तो जो जिनको उड़ना है जॉब लग के उड़ जाना, ठीक है, जॉब लगोगे तभी तो ऐसे अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाओगे, नहीं तो फिर बस पेपरों में उड़ते रहना, ख्यालों में। तो देखो ये कौन सा है, 20 नंबर कौन सा आ जाएगा, 20 गोज का कौन सा रहता है, पिंक कलर का, 60 ml यहाँ से एमसीक्यू बना हुआ है, 60 ml से। और ये मोस्ट कॉमनली अपन काम में लेते हैं मल्टीपर्पज मेडिकेशन के अंदर, मोस्ट कॉमन अपन पिंक कलर का यूज में लेते हैं। बट मोस्ट कॉमन का आपसे पूछते नहीं है कि मोस्ट कॉमन कौन सा, अब डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे कि वो कौन सा डालते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मोस्ट कॉमन अपन देखते हैं इसी को, बट काम में ब्लू और पिंक दोनों मोस्ट कॉमन काम आते हैं, ठीक है। और बाकी देखो ये कौन सा आ गया, अब यहाँ पे आप जब ऊपर उड़ोगे तो आप क्या दिखेंगे, आपको बादल दिखेंगे, स्काईज दिखेंगे, उसका ब्लू कलर दिखेगा आपको। स्काई कैसे होते हैं, ठीक है, ब्लूइश कलर के होते हैं, ठीक है, व्हाइटिश ब्लूइश कलर के होते हैं, तो अपन समझ लेते हैं ये भाई बादल हमारे क्या है, ब्लू है। ऐसे व्हाइट होते हैं, सफेद होते हैं बादल, बट हमने यहाँ पे समझ लिया कि ब्लू ब्लू बादल है। या फिर मान लो कि ये स्काई है, स्काई में पहुंच गए, स्काई कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, गोज कितना आ जाएगा, 22 एंड 36 ml। और ये कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन के अंदर स्पेशली काम में ध्यान में रखना, कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन के अंदर किसको काम में लोगे, तो ब्लू कलर के कैनोला को। इसके बाद में ये दोनों किसमें आते हैं, पीडिया की एज के अंदर काम में लेते हैं, वोयलेट 26 एंड येलो 24, और इनकी फ्लोरेट। अब इसके बाद में आज से आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कैनोलास के साथ में। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना, देखो क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करके जाओगे, मुझे जरूर बताओगे कि हाँ भाई जो मेरा एफर्ट है वो आपको अच्छा लग रहा है। और आपको थोड़ा, और मुझे भी थोड़ा सजेशन दिया करो राइटिंग को छोड़ के, ठीक है, राइटिंग के लिए कोई नहीं बोलेगा प्लीज, क्योंकि देखो एग्जाम आपके इतने पास में है, अब राइटिंग से आप समझ के क्या कर लोगे, इतनी आपके पास में बुक्स पढ़ी है राइटिंग के लिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप वो उनको पढ़ लो और अपना नॉलेज बढ़ा लो, ठीक है। मुझे क्या मतलब है, मेरा जो स्टूडेंट का होना चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा, अच्छे मैटर से और अच्छे आपके रिविजन से और अच्छे आपके यहाँ पे क्वेश्चन सोल्विंग एबिलिटी से। अब क्वेश्चन सोल्विंग एबिलिटी कहाँ पे जनरेट होती है, अपन जब टेस्ट सीरीज वगैरह बाय करते हैं वहाँ पे, टेस्ट सीरीज में हमारे आरएनसीसी की टेस्ट सीरीज हम काम में ले रहे हैं, ठीक है, आप भी ले सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट ने काम में लिया, पॉजिटिव फीडबैक मिले, तो ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताते रहिए करो कि आपको क्लास कैसी लगी आज को, या फिर कोई डाउट्स वगैरह होते हैं आपके, बिल्कुल डाउट्स नहीं होते क्या, किसी बच्चे का मैं कमेंट नहीं देखता कि सर इसके अंदर क्या होता है, या फिर तो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि कोई आपके कोई डाउट छोड़ता ही नहीं हूँ, और या फिर आपके डाउट्स आते हैं बट पूछते नहीं हो कि नहीं अब सर से क्या ही पूछे, मतलब कोई नहीं जाने दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लीज आप डाउट्स है तो प्लीज आप डाउट बताइए, तो इस प्रकार से मुझे थोड़ा पता लगेगा, मुझे भी नई चीज सीखने को मिलेगी, मुझे भी मेरे खुद को अपडेट करने में काम मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर। अब ये जो आपको कैथेटर दिख रहा है इसका नाम क्या है, फोलिस, मेलेकोट, सेल्डिंगर या फिर फोगार्थी। तो देखिए ये वाला कैथेटर को हम क्या कहते हैं, फोगार्थी कैथेटर। समझने के लिए क्या है, आगे टिप पे क्या रहता है, इसका बैलून, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब आप हॉस्पिटल्स में कुछ काम करते होंगे, आप में से कुछ काम नहीं करते होंगे तो उनके लिए है, जो काम करते हैं उनको तो आराम से पता होगा फोगार्थी कैथेटर क्या होता है। तो ये हो गया कौन सा, फोगार्थी कैथेटर। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, यहाँ से एमसीक्यू पूछा हुआ है कि फोगार्थी कैथेटर को हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसको हम काम में लेते हैं आर्टीरियल एम्बोलेक्टोमिक कैथेटर, ठीक है। कोई भी आर्टरियल रीजन में एम्बोली बन गया है तो उसके हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां से हटाने के लिए काम में कौन सा कैथेटर आएगा, फोगार्थी कैथेटर। और देखिए ये काम कहाँ करता है, जो भी फ्रेश क्लॉट होता है ना वहीं पे काम करता है, जो फ्रेश एम्बोलाई बना हुआ रहता है वहीं पे काम करता है, ठीक है। तो लाइक जब यहाँ पे अपनी वेसल्स है और यहाँ पे क्या बन गया, कोई प्रकार का क्लॉट बन गया है, अब फोगार्थी क्या करेगा, इसके पार जाएगा और यहाँ पे क्या रहता है, बैलून रहता है, बैलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, खींच के बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये क्या हो गया, फोगार्थी कैथेटर। अब देखिए इसके भी कुछ फ्रेंच होते हैं फोगार्थी कैथेटर के भी, ठीक है। ये फ्रेंच के बारे में पूछा नहीं गया है, बट अगर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एम्स का पैटर्न कोई समझ नहीं सकता है, बट अगर इनके बारे में पूछ लेते हैं तो आप तो कंफर्म में सोल्व करके आ जाओगे एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड्स, 8 फ्रेंड्स, 8 फ्रेंड्स से लेकर 2 फ्रेंड्स तक फोगार्थी कैथेटर आते हैं। ये अभी तक एमसीक्यू नहीं देखा है मैंने इसके फ्रेंड्स के बारे में पूछूंगा, बट मैं भी पूछे तो आप करके आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल रही है, दीज आर द फोलिस कैथेटर, ठीक है। बाकी ये फीमेल के लिए यूज में होता है ग्रीन कलर का,
पीडीएफ में ब्लैक कलर का 2 वे कैथेटर भी आते हैं, ओके, 3 वे कैथेटर भी देखने में मिलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके साइज की। तो ये देखिए, ये कुछ साइज है फोलिस कैथेटर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच दिए हुए हैं, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है और कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन काम में क्या लेते हैं, ऑरेंज एंड ग्रे एंड रेडिश कलर का, ठीक है। तो ये एडल्ट के अंदर क्या कौन सा डालते हैं, ऑरेंज कलर का अपन जो फोलिस कैथेटर काम में लेते हैं। इसके भी फ्रेंच ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट अगर पूछे तो आप बता देना। नेक्स्ट, अब चलो आप इसको याद कैसे करोगे, ठीक है। इसकी भी एक मिनोमिक होता है, ठीक है। मिनोमिक का अपन समझ सकते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म ऐसी जिसके अपन याद कर सकते हैं। तो देखो, याद करने के लिए अपन समझ सकते हैं GORY VBP की BB है, BB मतलब वाइफ, ठीक है। कुछ जगह पे इसको BB भी बोलते हैं, ठीक है। BB तो अपन पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, बट अगर कोई देसी लोग इसको कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, BB, ठीक है। उसको नहीं पता वाइफ क्या है, ठीक है। तो गोरी, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ, कोई भी ऐसा टर्म वगैरह ऐसी कुछ नहीं है, अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। गोरी BB की BB है, ठीक है। BB के कोई पर्सन है तो आप इसको समझ सकते हो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब देख लो आप, गोरी GORY, ठीक है। जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। अब ग्रीन का क्या डायमीटर रहता है, 14, 16, 18, 20। तो इस प्रकार से आप जो है आगे के भी डायमीटर इसके याद कर सकते हो। तो एग्जाम में आपसे कौन से पूछे जाते हैं, यही गोरी वाले, ठीक है, गोरी वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है। तो अगर आप कोई ऐसा मत समझ लेना कि सर ने ऐसा कैसे बता दिया, बट आप वल्लभ भाई पटेल का नाम आप सब जानते हो, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक बहुत अपने महानायक थे सदी के अंदर। तो मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे डाला है, इसके बारे में इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे दूसरा भी डाल सकते हो, विकास डाल दो, दूसरा आप यहाँ पे नाम डाल दो, बहादुर डाल दो, या फिर आप यहाँ पे डाल दो पंकज नाम डाल दो यार यहाँ पे, ठीक है, पीयूष डाल दो, ठीक है। आपको जो आपको डालना है, ठीक है, प्रिया डाल दो, आपको मतलब एक्सेट्रा, आपको जिस चीज से आपको याद होना आप याद करो, बट वल्लभ भाई पटेल आपको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप सबने सुना हुआ है, बचपन में अपन सब इनकी कहानियां पढ़े हुए हैं, बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, ठीक है। इनका जो रोल है, ठीक है, जो 52 रियासतों को किस प्रकार से इन्होंने एकजुट करने में काम आया था। तो चलो ठीक है, ये तो ऑफ द ट्रैक बात हो गई, बट पता होना चाहिए अपने देश के महान नायकों के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट लास्ट आपको 2 इमेज दिख रही है, तो ये वाली कौन सी इमेज होती है, सेल्डिंगर कैथेटर। तो इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, लाइक अपने को क्या करना है, सेंट्रल लाइन अपन डालनी है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वायर को इस सेंट्रल लाइन में डाल देंगे, उसके बाद में अपने सेंट्रल लाइन को इंसर्ट कर देंगे। मतलब ये क्या कर सकता है, एक तरीके से गाइड करने में हेल्प करता है भाई। कोई भी ऑर्गन की ब्लड वेसल्स को आपको असेस करनी है, गाइड करना है, तो आप इस वायर को डालो, इंजरी भी नहीं करेगा, आपको गाइड कर देगा। फिर आपको जो सेंट्रल लाइन डालनी है, आर्टरी लाइन डालनी है, जो भी आपको डालना है, इस वायर की वजह से आप डाल सकते हो। इस वायर का क्या नाम है, सेल्डिंगर वायर। और नीचे देखिए ऑप्शन क्या है, मेलेकोट कैथेटर। एंड लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। लंबे टाइम तक अगर कैथेटर इंसर्शन करके रखना है फॉर लॉन्ग टाइम यूज, क्या करते हैं, सिलिकॉन कैथेटर। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्लास काफी अच्छी लगी हो, इमेज बेस्ड एमसीक्यू आपको अच्छे लगे हो। और गिव अ लाइक थम टू अवर क्लास एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सब्सक्राइब तो आप कर लोगे मगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हम डेली क्लास लेते हैं, ठीक है। एग्जाम आपके पास में है, जितना हम यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूँ मैं आप सभी को यहाँ पे, ठीक है। साथ में क्या है, हमारी टेस्ट सीरीज हमने क्या कर रखी है, लॉन्च कर रखी है। इसके लिए आपका जो नोट सेट एग्जाम है उसके लिए, इसके अंदर क्या होता है, एक मॉर्निंग में टेस्ट लाइव रहता है और एक इवनिंग में टेस्ट लाइव रहता है, कब, मंडे टू फ्राइडे। दूसरा, एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे हम क्या करते हैं, प्री नोट सेट टेस्ट हम यहाँ पे करवाते हैं। प्राइस हमने एकदम इसकी अफोर्डेबल रखी है, मोर देन अपने को यहाँ पे 150 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
ठीक है। इतने टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग जब आपको प्राइस का पता लगेगा तो आप बिल्कुल भी आपको हिचकिचाहट नहीं होगी कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए भाई। तो प्राइस से आप निश्चिंत रहिए। बाकी मैटर के बारे में गारंटी हम यहाँ पे देते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे बच्चों के फीडबैक मिले हैं, उससे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई मैटर कैसा है हमारा। जब कोई हम काम करते हैं उसके बाद दूसरे उस काम की सराहना करते हैं, तभी तो आपको पता लगेगा कि भाई आपने किस प्रकार की मेहनत की है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में जो इससे भी बेहतर होने वाला है। थैंक यू।